पहले जो हम लोग बात किए थे वो बात कर चुके हैं कि जो ओवरी के अंदर जो होता है वो अंडाणु का निर्माण किस प्रकार से हो रहा था। हम इस पे डिस्कस किए हुए हैं पहले, किस प्रकार से प्राथमिक पुटक, किस प्रकार से द्वितीयक पुटक, किस प्रकार से ग्राफियन यानी पूर्ण विकसित रूप से ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है, और फिर उसके अंदर से किस प्रकार से जो ओव्यूलेशन का कार्य होता है, ये चीज हम जानने थे। आज जो है एक अच्छा खासा टॉपिक है और बहुत ज्यादा नॉलेज के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी में हम इसको आवर्त चक्र के नाम से हम लोग इसे जानने का काम करते हैं। और इसके बारे में जब बात करते हैं तो इससे पहले हम लोग जब पहला चैप्टर पढ़े थे तो उस जगह पे भी इसके बारे में कुछ वर्ड आया था। वहाँ पे हम दो साइकिल के बारे में जाने थे, एक जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है और एक जो वहाँ पे जाने थे वो ऑस्ट्रस साइकिल था। और उस ऑस्ट्रस साइकिल के अंदर हम तुमको बताए थे कि हमारे पास जो जीव होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमेट्स जीव होते हैं और एक जो होते हैं वो नॉन प्राइमेट्स जीव होते हैं। प्राइमेट्स जीव का अगर बात करें तो उसके अंदर मनुष्य सब जो होता है और चिंपैंजी सब जो होते हैं यानी बंदर के कुछ प्रजाति जो है वो इसके अंतर्गत आता है। और जबकि अगर हम बात करते हैं किसका, इस मेंस्ट्रुअल नॉन प्राइमेट्स का, तो नॉन प्राइमेट्स के अंदर वैसा जीव जो चार पैर वाले होते हैं वो सारे जीव जो होते हैं वो उसके अंतर्गत आते थे। हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस चीज को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके फिगर के बारे में जानना होगा। हालांकि हमें यहाँ पे दो क्रियाओं देखनी पड़ती है। इस क्रियाएं होने के साथ साथ अंडाशय के अंदर क्या परिवर्तन आता है हमें वो भी देखनी है, और अंडाशय के अंदर परिवर्तन क्या है और हार्मोनल परिवर्तन क्या होता है शरीर के अंदर इस क्रिया के दौरान, मेनली उस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। बताया गया है कि अगर मादा प्राइमेट्स के बारे में बात करें यानी मेमेलियंस वर्ग के अंदर ही आता है कौन सी, यानी ह्यूमन सेपियंस टाइप का जो जीव है जिसके अंदर हम लोग आते हैं, मनुष्य आता है। तो मनुष्य के अंदर मादा जो होती है यानी उस मादा के अंदर, और प्राइमेट्स का मतलब इसके अंदर कौन कौन आएगा, बंदर आएगा, कपी आएगा, वो भी बंदर की एक प्रजाति है, और मनुष्य आता है। यानी मादा प्राइमेट्स, कपी, मनुष्य, ये सब के अंदर होने वाले जो जनन चक्र होती है, क्रियाएं होती है, यानी वो जो ओवरी के अंदर एक परिवर्तन आती है, वो परिवर्तन के बारे में डिस्कस किया गया है। और जनन चक्र के अंदर ही हम इसको आतर चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जनों की भाषा में कहे तो मासिक धर्म या माहवारी के धर्म के नाम से या रजो धर्म के नाम से या ऋतुस्राव के नाम से, इतना नाम से हम इसको जानने का काम करते हैं। लिखा हुआ है कि प्रथम ऋतुस्राव या रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत कब, जब एक मादा का शरीर यौवना आरंभ के स्टेज में आ जाता है। इट मीन्स कि कहने का मतलब वो 12 to 14 के एज में जब आ जाता है उस समय इस चीज की शुरुआत उसके शरीर के अंदर देखने को मिलती है। और यहीं से ये पता भी चलता है कि अब उसके अंदर उसका रिप्रोडक्टिव जो अंग है, उसका जो जनन वाला भाग है, वो धीरे धीरे जो है वो डेवलप करने की ओर आगे बढ़ेगा, और अभी से उसके अंदर जनन करने की क्षमता जो है वो भी डेवलप हो चुकी है। यानी इस चीज का एक संकेत यहीं से मिलता है। और कहते हैं कि जिसे सबसे पहले जो ये होने की क्रियाएं होती है, यानी सबसे पहला जो रजो धर्म की क्रियाएं होती है, पहला जो होता है हम उसको रजो दर्शन या मेनार्क के नाम से जानते हैं। यानी उसके जीवन के स्टार्टिंग वाला जो ओव्यूलेशन होगा, उस स्टार्टिंग वाला ओव्यूलेशन को क्या बोला जाता है, रजो दर्शन या मीनार्की के नाम से जानते हैं। जबकि ये भी बात तुमको हम बता दिए, लास्ट वाला को किसके नाम से जानते थे, मेनोपॉज के नाम से। किसके नाम से, स्टार्टिंग वाला को हम मेनार्की के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि स्त्रियों में यह आतर्व चक्र प्राय 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद इसको दोहराया जाता है। यानी कहने का मतलब कि 28 से 29 दिन का दिन इसके अंदर
रहता है, फिक्स रहता है, और इसी का इसके अंदर क्या होता है, रिपीटेशन होता है। यानी पहले उस यौवनारंभ से स्टार्ट होता है और लास्ट तक लगभग 45 से 55 के एज में जाके ये समाप्त होने का काम होता है। और ये भी बताए थे क्योंकि उस समय में उसके दोनों ओवरी मिला के लगभग 1,20,000 से 1,80,000 60,000 तक उसके अंदर उगोनिया वाली कोशिकाएं थी, प्राइमरी oocyte थी, और उसी के कारण ये वहां पे चलता रहता है। तो इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को हम आतर्व चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानने का काम करते हैं। हम उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। प्रत्येक उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जन किया जाता है। यानी यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर ये 28 दिन का फेज है तो इस 28 दिन के मध्य यानी 14 से 15वें दिन पे 14वें या 15वें दिन पर उसी क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है, एक अंडाणु का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब जब उसका लास्ट 28वां दिन पे खत्म होने वाला रहता है उस समय अंडाणु रिलीज नहीं होता। अंडाणु उससे 14 दिन या 15 दिन या 13 दिन पहले ही रिलीज हुआ रहता है, और उसी समय में अगर शुक्राणु उसको मिलता है तो उस समय वो क्या कर लेता है, निषेचन करता है। तो बताया जाता है कि अंडाणु का उत्सर्जन किया जाता है, और इसी क्रिया को हम किसके नाम से जानते हैं, अंडोत्सर्ग के नाम से जानते हैं। आतर्व चक्र की प्रमुख घटनाओं चित्र 3.9 में दर्शाया गया है। और जब इस चित्र 3.9 को हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये फिगर है, और इस फिगर के अंदर सारा के सारे घटनाएं के बारे में दिया गया है। और इन सारी की सारी घटनाओं के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो देखो मुख्यतः इसके अंदर ये वाली जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं जो होती है, हालांकि मुख्य रूप से इसको 4 भाग में बांटने का काम किया गया। एक जो घटनाएं घटती है वो गर्भाशय के अंदर घटती है। किसके अंदर? एक जो घटना घटती है वो अंडाशय के अंदर हार्मोन की घटनाएं घटती है। एक जो और घटनाएं घटती है वो अंडाशय के जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, उस संरचना के अंदर घट रहा है। और एक जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा पीयूष ग्रंथि को जो एक्साइट कर रहा है उस समय घटती है। यानी इस दौरान 4 घटनाएं, यानी कहने का मतलब ये 4 चीज एक साथ हर 1 से लेकर 28 दिन तक एक मादा के शरीर के अंदर बार बार ये चीज हमें देखने को मिलती है। ये घटनाएं लगातार उस मादा के शरीर में एक साथ चारों का चारों चलता है, जिसके अंदर कौन कौन है, एक गर्भाशय घटना, एक अंडाशय हार्मोन के स्तर में बदलाव, एक अंडाशय के अंदर परिवर्तन का घटना, एक जो होता है वो पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष हार्मोन जो निकालने का, पिट्यूटरी हार्मोन जो निकल रहा है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन ये तो हमारे अलग अलग जगह पे होने वाले जो घटनाएं है वो घट रही है। लेकिन उसके बाद बताया जाता है कि इस स्टेज को, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेज को 4 भाग में और बांटा गया। पहला वाला भाग जो है उसको बोला गया ऋतुस्राव। क्या बोला गया? जिसको रोजोधर्म के नाम से जाना गया। दूसरा जो गया वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो है कौन सी, पुटक्य प्रवस्था, यानी प्रचुर उद्भवन की प्रवस्था। यानी कहने का मतलब बहुत तेजी से जो बदलने की स्थिति है वो वाला स्टेज ये है। या ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स का निर्माण हो रहा था वो फॉलिकल्स बहुत तेजी से जब वृद्धि करता है तो वो वाला स्टेज ये है। स्रावी प्रावस्था, यानी स्राव जो होता है, सिक्रेशन जो होता है, ये वाला प्रावस्था है। और लास्ट में अगले चक्र के लिए फिर से क्या हो जाता है, प्रारंभ। ये जो चीज हम अभी देख रहे हैं इसको बोला गया कौन सी, ये जो ओवरी के अंदर होने वाली जो क्रियाएं होती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो भाग है वो ये चारों या 3 रूप में, मेनली 3 है, ऐसे 4 भी होता है, ये चारों उसका भाग है। जब इसको हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है, पहले कि हम इस ऋतुस्राव चक्र के बारे में देखते हैं। इस ऋतुस्राव चक्र का जो टाइम होता है वो इसके अंदर 28 दिन के अंदर का अगर हम बात करते हैं
1 से 5 दिन तक लगभग कितना दिन तक 1 से 5 दिन तक बताया जाता है कि ब्लीडिंग फेज भी इसको जाना जाता है, जिस दौरान बताया जाता है कि गर्भाशय के दीवार से, किसके दीवार से, गर्भाशय के दीवार से बताया जाता है कि कुछ जो झिल्लियां होती है, रक्त की झिल्लियां, वहां पे जो वृद्धि क्या रहता है वो टूट के और वहां से ब्रेक डाउन करके जब निकलना स्टार्ट होता है तो उस क्रिया को हम ब्लीडिंग फेज के नाम से जानते हैं, जो कि 1 से 5 दिन का होता है। फिर इसके बाद एक नए जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो क्रियाएं होती है, एक नए मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए पुनः वहां पर फिर से कार्य करना स्टार्ट होता है, और इस जगह से वो होता है, और इस जगह से क्या होता है कि ओवरी फिर से एक नए अंडाणु को बनाने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, तैयार होता है। तो इस जगह से बताया जाता है कि कंडीशन है कि इस जगह से धीरे धीरे इस गर्भाशय की घटना, गर्भाशय की दीवार, अब समझते हैं हम इसको क्या कहना चाह रहा है कि बताया जाता है कि मान लो कि यह एक गर्भाशय की दीवार है। ये किसकी दीवार है? गर्भाशय की दीवार है। गर्भाशय की दीवार जो है, जैसे मान लो कि अगर वहां पे ओव्यूलेशन हो गया होगा, 14वें दिन पे क्या हो गया होगा? ओव्यूलेशन। और उस समय में ये तो फिक्स नहीं है उस समय कि निषेचन होगा कि नहीं होगा, वहां पे तो 2 कंडीशन है, या तो निषेचन होगा या तो निषेचन नहीं होगा। लेकिन अगर निषेचन होगा तो निषेचन होने के उपरांत गर्भाशय के दीवार को बोलो मोटा होना पड़ेगा, क्योंकि गर्भाशय के दीवार जो है पहले जो होता है वो कोमल होते हैं, वो मांसपेशियां होती है। गर्भाशय की दीवार में परिवर्तन होना स्टार्ट होता है और वहां पर कोशिका रक्त की जो कुछ झिल्लियाएं होती है, वो भिलाई जो होती है वो बनना स्टार्ट होता है, ताकि अगर निषेचन हो गया होगा, अगर निषेचन हो गया होगा तो निषेचन होने के बाद इस फ्लोपियन नलिका से जो अंडाणु आएगा, वो अंडाणु इस जगह पर क्या हो, उस झिल्ली से अटैच करे, चिपके अंतरोपण की क्रियाएं हो। लेकिन ये तो स्वाभाविक स्टार्टिंग वाला फेज में ऐसी घटनाएं किसी भी मादा के अंदर देखने को नहीं मिलता है। यानी ये नहीं कि रजोधर्म स्टार्ट हो गया तो अब उसके अंदर निषेचन की क्रिया भी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए के बताया जाता है कि उस समय में क्या होता है कि फिर से गर्भाशय की दीवार जो होती है वो फिर से जो स्टार्ट होता है, तो उस दौरान गर्भाशय की दीवार धीरे धीरे क्या होने लगती है? मोटी होने लगती है। क्या होने लगती है? मोटी होने लगती है। तो इसके अंदर जो पुटकीय प्रवस्था होती है, यानी ये जो वृद्धि करने की स्टेज होती है, ये वृद्धि करने का स्टेज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ ये तो गर्भाशय घटना है, ये कौन सी घटना है? लेकिन उसी दौरान अगर अंडाशय के अंदर हार्मोन के स्तर का बात करेंगे, किसके स्तर का? अंडाशय के हार्मोन के बात करेंगे, साम में लेना। अंडाशय के हार्मोन के स्तर के बारे में जब बात करते हैं तो क्या बोला गया कि अंडाशय हार्मोन 2 रिलीज होता है। एक हार्मोन जो होता है हम उसको किसके नाम से जानते हैं? एस्ट्रोजन। और दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। तो उस समय के साथ साथ ये देखो डेट है 1, 3, 5, 7, ये क्या है? डेट है। कहाँ तक का? 29 दिन का। कितना दिन का? 29 दिन का। तो उसी के अकॉर्डिंग अंडाशय हार्मोन के अंदर का बात करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बारे में जब बात कर रहे हैं तो वो भी एक समय के साथ एक कांस्टेंट स्पीड से, किसके स्पीड से? निरंतर, यानी जितना उसके अंदर रिलीज हो रहा है स्टार्टिंग में, उसी स्तर से क्या कर रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन उस दौरान जब अंडाशय के घटना को देखते हैं, किसके घटना को? तो अंडाशय के अंदर पहले जो है ये प्राथमिक पुट्टिक, फिर धीरे धीरे जो होता है वो धीरे धीरे करते करते कौन सा? एक परिपक्व पुट्टिक, यानी कल जो बताए थे एक तृतीयक पुट्टक की रचनाएं में क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। अब एगो और बात हम कल बताए थे, सुनो, कि जब अगर इसके अंदर से अंडाणु निकला तो अंडाणु के ऊपर वाला कवरिंग जो था वो क्या था? जोना प्लेसुडा और कोरोना रेडिएटा। बोलो, अगर ओव्यूलेशन हुआ तो उस ओव्यूलेशन के दौरान ये दोनों कवर तो इसके ऊपर है कि नहीं है? थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना जो है वो यहाँ पे बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बचेगा ना। तो समय के साथ जो है इसके अंदर क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। समय के साथ जो है इसके अंदर अंडाशय के अंदर वृद्धि करते करते ऐसा ये सक्षम हो गया कि इसके अंदर से अब अंडाणु निकल सकता है। ये पूर्ण रूप से क्या हो चुका है? मैच्योर हो चुका है। लेकिन उसी दौरान अगर उसके हार्मोन का ब्रेन के अंदर से, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं, कौन कौन? FSH और
गर्भ अंडाशय का हार्मोन कौन कौन? एस्ट्रोजन और जबकि पीयूष के अंदर से निकलने वाला एफएसएच और ये जो हार्मोन है, तो ये देखो ये रेड कलर वाला जो है ये एफएसएच है यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और एलएच वाला यानी ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन जो है वो ये है। तो एफएसएच जो है वो क्या करने का काम करता है? एफएसएच जो होता है वो पुट्टिका के वृद्धि करने में मदद करता है। एफएसएच किसके निर्माण में? पुट्टिका के अंदर फॉलिकल्स के निर्माण को बढ़ाने के लिए एफएसएच जिम्मेदार है। लेकिन उसके अंदर से जब पूर्ण रूप से वो ग्राफियन फॉलिकल बन गया, पूर्ण रूप से एक डेवलप फॉलिकल्स बन गया, तो उसके अंदर ओव्यूलेशन को होने के लिए जिस हार्मोन की जरूरत होती है उस हार्मोन का नाम है एलएच ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन। कौन हार्मोन? एलएच ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन। तो क्या बताया गया है कि देखो पहले के समय में एफएसएच जो है वो धीरे धीरे क्या होता है? कमता है, और फिर जो है यहाँ पर एलएच जो है वो इसके मुकाबले में ज्यादा डोमिनेंट रहता है, ज्यादा असरदार रहता है, और ये भी एक कांस्टेंट हिसाब से फिर जाने के बाद एक कांस्टेंट हिसाब से क्या करता है? चलते रहता है। लेकिन जब आ जाता है टाइम कौन सा? ये पुट्टिकीय परिवर्तन का मतलब कि ओवरी के अंदर भी फॉलिकल्स का निर्माण हो रहा है और गर्भाशय की दीवार जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? मोटी हो रही। क्या हो रही है? मोटी। और एक समय आया जिस समय के दौरान अब ओव्यूलेशन होने वाला है, यानी कहने का मतलब ये कौन सा दिन? 14वां और 15वां दिन जो है ऐसी अवस्था आई है जब इसके अंदर एलएच जो है, कौन सा हार्मोन? एलएच सडनली वृद्धि करता है शरीर के अंदर, और उस मादा के शरीर के अंदर ये एलएच हार्मोन सडनली वृद्धि करने से, एकाएक इसकी मात्रा बढ़ने से उसके इस परिपक्व पुट्टिका के अंदर फटना होता है, और उस फटने के बाद इसके अंदर से अंडा का निकलना होता है जिसे हम अंडोत्सर्ग के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी दौरान बताया जाता है कि अंडाशय हार्मोन जो होता है ये एस्ट्रोजन, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन के अंदर भी अचानक वृद्धि देखने को मिलता है, यानी ओव्यूलेशन के लिए दो हार्मोन के अंदर सडनली बदलाव हुआ है। एक जो हार्मोन है वो एलएच है और एक जो है वो कौन सा है? एस्ट्रोजन। बताया जाता है कि ओव्यूलेशन के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है वो हमारा एलएच ही होता है। एलएच अगर इस समय में अगर नहीं बढ़ता तो उस समय में अंडोत्सर्ग की क्रियाएं नहीं होती है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, कभी कभी मान लो कि किसी मादा उस कंडीशन में रहता है जब उसको कोई पर्व सब आ जाए, कोई त्योहार सब आ जाए, और वो सोचता है कि अभी मान लो कि मेरा ओव्यूलेशन होने वाला है। अगर मान लो कि उस समय उसका जो है ये क्रियाएं कुछ दिन के बाद जो है, कहने का मतलब कि उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजोधर्म होने वाला है, तो वो उस समय में उस चीज को बढ़ाने का काम करता है। उस चीज में बढ़ाने के लिए वो मेडिसिन खाता है, तो उस मेडिसिन के अंदर ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ही हार्मोन का ही वो मेडिसिन होता है जो कि उसके शरीर के अंदर उस हार्मोन के लेवल को क्या करना चाहता है? कम कर देना चाहता है, जिसके कारण चाहता है कि वो क्रियाएं थोड़ा सा डिले हो जाए, वो क्रियाएं जो है अभी ना हो, जिसके कारण होने वाले आगे में कोई अगर व्रत त्योहार सब है तो उसके अंदर उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए उसके अंदर जो मेडिसिन बनता है वो मेडिसिन भी इसी के बिहाफ पे बना होता है, हार्मोन के बेसिस पे बना होता है, जो कि उसके शरीर के अंदर हार्मोन के लेवल को कम ज्यादा करने में मदद करता है। क्योंकि अगर एलएच वहां पे निकलता ज्यादा होता सडनली उस समय में, तो इसका मतलब क्या हो जाता? ओव्यूलेशन का कार्य हो जाता, और एस्ट्रोजन जो होता है वो एस्ट्रोजन की मात्रा भी उस समय में ज्यादा निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके बाद उस समय में थोड़ा सा एफएसएच भी जो होता है वो भी अपना पिकअप धरता है, यानी कहने का मतलब पीयूष ग्रंथि का दोनों हार्मोन जो होता है इस दिन अपने मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेता है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है, और वो होता है ओव्यूलेशन के टाइम में। जबकि उस समय साथ देने वाला एक और हार्मोन होता है अंडाशय हार्मोन, जिसका नाम क्या है? एस्ट्रोजन। किसका क्या नाम है? धीरे धीरे जब ये ओव्यूलेशन हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटिनम बन जाता है,
तो कॉर्पस ल्यूटेनम कल बताए थे कि कॉर्पस ल्यूटेनम अगर निषेचन होगा तो पूर्ण के पूर्ण जब तक प्रेगनेंसी रहेगा तब तक ये कॉर्पस ल्यूटेनम काम करेगा, और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटेनम भी कॉर्पस एल्बिकेंस बन के डिजेनरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कल ऐसा बात हम तुमको बताएं। लेकिन 28 दिन के अंदर बताया जाता है कि ये जो पीत पिंड कॉर्पस ल्यूटेनम है वो बदल चुका है, अंडाशय का जो दीवार है वो अब कॉर्पस ल्यूटेनम में हो चुका है, और ये भी उस समय में हार्मोन का सिक्रेशन करवाने का काम करता है, HCG हार्मोन सिक्रेशन करवाने का काम करता है। यानी उसके बाद तो ये सीधा बच जाता है कॉर्पस ल्यूटेनम, और कॉर्पस ल्यूटेनम धीरे धीरे क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है अगर निषेचन नहीं हुआ है तो। लेकिन एक और हार्मोन जो अभी तक बढ़ा नहीं था, और एक हार्मोन जो अभी अचानक कमा है, यानी ये जो एस्ट्रोजन है वो अचानक इस डेट में, यानी कहने का मतलब 17 से लेके 23 तक के डेट में अगर बात करें तो 17 से 23 तक के डेट में ये जो होती है कौन चीज, अंडाशय के अंदर से निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है और एस्ट्रोजन लेवल का क्या हो रहा है, घट रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या करता है, बताया जाता है कि प्रोजेस्टेरोन लेवल के बढ़ने से यहाँ पे खतरनाक ढंग से कौन सा, गर्भाशय की घटना, गर्भाशय की दीवार खतरनाक ढंग से मोटा होता है। क्या होता है, मोटा। कैसे, किस लिए होता है वो भी सोचते देखते हैं। यहाँ पर देखो कि ओव्यूलेशन हुआ, अंडोत्सर्ग हुआ। अब यहाँ पर जब ओव्यूलेशन हुआ तो अब ये ओव्यूलेशन होने के बाद इसको चाहिए यहाँ पर लगभग 2 दिन का वक्त का ये इंतजार करता है कि इस 2 दिन के वक्त के अंदर अगर शुक्राणु आ गया तो ये निषेचन कर लेगा। और ये सब जो रहता है ये गर्भाशय का दीवार, और ये निकलता है इसलिए कि गर्भाशय की दीवार को और मोटा बना सके। गर्भाशय का दीवार इसलिए मोटा बने ताकि यहाँ पर ये 2 दिन का इंतजार कर रहा है, और इस समय इसको आके यहाँ पे शुक्राणु जो होगा वो निषेचन कर देगा। तो निषेचन करने के बाद अब वहां पर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा, यानी युग्मनज का निर्माण होगा, और युग्मनज से गर्भ का निर्माण होगा। तो वो गर्भ जो आके इस दीवार से अटैच होगा, तो गर्भ का दीवार मोटा होना चाहिए ताकि वो जो मास ऑफ सेल है, वो मास ऑफ सेल जो उधर से निषेचन होने के उपरांत यहाँ पे आके जो अंतरोपण होगा तो अंतरोपण होने में कोई दिक्कत नहीं हो। किसी किसी टाइम में बताया जाता है कि निषेचन तो हो जाती है, लेकिन वो निषेचन होने के बाद वो अंडाणु उस गर्भाशय के दीवार से टिक नहीं पाता है। इसका मतलब उस मादा के शरीर में गर्भाशय का दीवार कमजोर है, उस कारण से भी बताया जाता है कि वो बच्चा पैदा करने में सक्षम, गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं हो पाती है। हो सकता है उसके शरीर के अंदर कौन सा हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन क्या है, कम है। प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन कम है। इसका एक और केस है, कभी कभी अभी के दौर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि इधर उधर की घटनाओं के अंदर ऐसा होता है कि शादी से पहले ही अगर कोई मादा जो निषेचन की क्रियाएं हो जाती है या संभोग की क्रियाएं होती है उसका साथ, तो उसके अंदर एबनॉर्मल जो ये घटनाएं घटती है, यानी निषेचन होने की या युग्मनज बनने की या रेप के कंडीशन में, बलात्कार के कंडीशन में जब ऐसा देखने को मिलता है तो उस समय जब टेस्ट मेडिकल जांच किया जाता है तो मेडिकल जांच के दौरान यानी तुरंत हुआ ये घटना है और तुरंत मेडिकल सपोर्ट उसको मिले, और अगर ये लगता है कि उसके अंदर ऐसी घटनाएं होने वाली है तो उस मादा के शरीर के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन के लेवल का, प्रोजेस्टेरोन एंटी प्रोजेस्टेरोन वहां पे मेडिसिन दिया जाता है जो कि इस प्रोजेस्टेरोन के लेवल को क्या कर दे, कम कर दे, ताकि अगर निषेचन हो भी गया होगा तो वो निषेचन का अंतरोपण की क्रियाएं नहीं हो पाएगा, क्योंकि गर्भाशय की दीवार उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो उससे वो मादा के ऊपर जो घटनाएं घटी है उससे कुछ हद तक उसको क्या मिले, सहूलियत मिले, उसके ऊपर कोई मानसिक दवा, मानसिक प्रत्यारोपण ना हो, ऐसी इस लेके इसके अंदर भी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन के लेवल बढ़ने से गर्भाशय की दीवार मोटी होती है और प्रोजेस्टेरोन ही इसके अंदर सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल इस समय में जिसके शरीर में जितना ज्यादा गर्भ धारण करने की टेंडेंसी उसके शरीर में उतना अत्यधिक देखने को मिलता है, और ये सारा चीज जो होता है ये हमारे खान पान पे, हमारे सही वातावरण में रहने पे ऐसा हमें देखने को मिलता है। नहीं तो अगर इसी हार्मोन के कारण अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो पता लगता है कि
डॉक्टर का चक्कर जिंदगी भर लगाना पड़ जाता है। कोई हकीम बाबा सब भी इसमें कोई मदद नहीं करता। रीजन होता है हार्मोन का कौन सी होना, डिसबैलेंस होना। जैसे यहाँ पे LH का भी सपोर्ट अच्छा खासा होता है, FSH, इन दोनों का मात्रा सही बॉडी के अंदर मेंटेन हो रहा है, रेगुलर बॉडी के अंदर सही मात्रा में निकल रहा है, तो ओव्यूलेशन का काम उसके अंदर सही होगा। अगर इधर उधर इसमें भी होता है तो सही ढंग से ओव्यूलेशन नहीं होगा, और उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज्यादा दिन कम दिन, यानी कहने का मतलब ये क्रिया है अगर 30 दिन का हो रहा है तो किसी में डिले होकर 35 दिन का काम, और अगर कुछ इधर उधर और भी हो रहा है तो 25 दिन का भी हो सकता है। तो ये एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है उसके अंदर, और इस एबनॉर्मेलिटीज आने के कारण बाद में यानी शादी के बाद अगर कोई फैमिली प्लानिंग करना चाहता है तो उस फैमिली प्लानिंग करने में भी दिक्कत होता है, जो आगे हम पढ़ने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर गर्भाशय की दीवार मोटी हुई और यहाँ पर 23वें दिन तक जाते जाते ये मैक्सिमम जो होता है सपोर्टिव बन जाता है कि निषेचन अगर हुआ होगा तो हम उसको उससे अटैच करने का काम करेंगे। लेकिन संजोग से निषेचन नहीं हो पाया, और जब संजोग से निषेचन नहीं हो पाया तो गर्भाशय के दीवार में रक्त की झिल्ली का जो वहां पे गर्भाशय के दीवार में रक्त की झिल्ली का जो निर्माण हो रहा है, अब वो सडनली इसके अंदर हार्मोन का कमी आएगा। कौन सा हार्मोन का कमी? अचानक देखो इस हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का कमी हुआ, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का कमी हुआ तो वो दीवार से ये रक्त की झिल्ली क्या होने लगी? टूटने लगी। रक्त की उस गर्भाशय के दीवार से ये रक्त की झिल्ली टूटने लगी, और यही टूट के फिर जो है वो योनि के थ्रू या उस यूट्रस ग्रीवा के थ्रू जब बाहर आने का काम करता है तो हम उसको ब्लीडिंग फेज के नाम से जानते हैं। यानी फिर से वो ब्लीडिंग फेज क्या हो गया? स्टार्ट। कॉर्पस लुटेरम क्या हो गया? खत्म। और फिर से एक नए सिरे से ये क्रिया इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, और ये पुनः चलते रहता है। अगर निषेचन हो जाता है तो उसके बाद ये प्रक्रिया जो होती है क्या होती है? रुकने का काम करता। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर का बात करते हैं तो लिखा है कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत सबसे पहले आतर्व प्रवस्था से होती है, यानी पहला जो फेज होता है, जबकि रक्तस्राव होने लगता है, यानी इसी फेज के अंदर ब्लीडिंग फेज के अंदर क्या होने लगता है? रक्तस्राव होता है। और ये रक्तस्राव जो है 3 से 5 दिन तक जारी रह सकता है। किसी किसी के अंदर 3 दिन, किसी किसी के अंदर 5 दिन। और इसी दौरान जो होता है उस मादा के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा पेन किसी किसी के अंदर और किसी किसी के अंदर कम पेन होता है। तो रीजन होता है कि उसके बॉडी पे अगर ज्यादा पेन हो रहा है तो उसका भी दिक्कत है, यानी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, यानी कहीं का मतलब खान पान का या मानसिक संतुलन सही नहीं है, इसलिए बताया जाता है। इस कंडीशन में बताया जाता है कि कुछ मादा जो होती है वो पेन से बचने के लिए मेडिसिन लेती है, और उस मेडिसिन का गलत इफेक्ट आपके बॉडी पे हो सकता है। इसलिए कि मेडिसिन का इफेक्ट मेडिसिन का यूज इस दौरान कम से कम तो नहीं करना चाहिए, और बताया जाता है कि 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय के अंत स्तर से गर्भाशय का जो इंडोमेट्रियम वाला लेयर था, उस इंडोमेट्रियम वाला लेयर पे जो परत एक बन जाती है, और वो परत बनती है किसकी? रक्तवाहिनियां की। वो जो निषेचन नहीं हुआ इसलिए वो टूट के जो गिर रहा है, तो टूट के गिरने के कारण ही, उसके नष्ट होने के कारण ही बताया जाता है कि वो ब्लीडिंग होता है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उस ब्लीडिंग के अंदर वो ज्ञानी सब बोलता है कि अंडाणु भी रहता, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। अंडाणु से बहुत पहले ही खत्म हो जाता है। तो कहते हैं कि होना है जो एक तरल रूप का धारण करता है, और वो योनि से क्या होता है? बाहर निकलता है। कब? तो रक्तस्राव के दौरान। और उसी को हम क्या बोलते हैं? रजोधर्म तभी आती है, यानी उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से बोलते हैं कि ब्लीडिंग होने की फेज को तब समझा जाता है, मादा तब समझती है कि अब हमारे शरीर से अंडाणु जो होगा वो बाहर निकला होगा, लेकिन ये चीज नहीं है, अंडाणु से 14 दिन पहले ही बाहर निकल चुका था। तो रजोधर्म जो होता है तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ है, ब्लीडिंग हो गया, इसका मतलब कि निषेचन की कार्य नहीं हुई है। अगर निषेचन हो गया होता तो ये ब्लीडिंग वाला काम नहीं होता। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का क्या करता है? संकेत। इसलिए कि जब बताया जाता है कि निषेचन होता है, गर्भधारण होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके अंदर बंद हो जाता है। जब तक वो बच्चा जन्म ना ले ले
तब तक उसके अंदर जो ये क्रियाएं होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो क्रियाएं होती है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रियाएं क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसलिए कि अगर कभी कभार ऐसा होता है कि बताया जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो गया, तो दिमाग के अंदर एक संकेत इस चीज का भी जाता है कि कहीं निषेचन भी ना हो गया होगा। और बताया जाता है कि रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भ धारण का क्या होता है, संकेत। यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे और भी हो सकता है, गर्भधारण नहीं, सॉरी, इस रजोधर्म का नहीं आने का, अगर ज्यादा तनाव ले रहा है कोई भी मादा, ज्यादा वो निर्बल स्वास्थ्य है, इस कंडीशन में भी बताया जाता है कि उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की घटनाएं जो होती है मादा के शरीर के अंदर देखने को नहीं मिलता, और उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिसबैलेंस हो जाता है, वो 25-35 दिन का अंतर धारण करने लगता है। यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि हो सकते हैं। फिर मेंस्ट्रुअल प्रवस्था के दौरान, मेंस्ट्रुअल प्रवस्था के बाद आने वाली जो प्रवस्था है वो पुटकीय प्रवस्था है, जिसके अंदर पुनः उस अंडाशय के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, और गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में, गर्भाशय के भीतर, गर्भाशय का भीतर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा तुम्हारा कौन सी, ओवरी के भीतर प्राथमिक पुटक में वो क्या होने लगता है, वृद्धि होता है, और यह फिर से क्या हो जाता है, पूर्णग्राफीय, यानी ओवरी के अंदर प्राथमिक पुटक में वृद्धि होना, और फिर धीरे धीरे वो एक पूर्णग्राफियन में बन जाता है। तथा इसके साथ साथ गर्भाशय के दीवार के अंदर बहुत तेजी से गर्भाशय के अंदर वो झिल्ली का क्या होता है, निर्माण होता है, और उसी को हम प्रोलिफरेशन के नाम से जानने का काम करते हैं। और उसके द्वारा फिर से गर्भाशय के कहाँ पे, अंतस्तर, अंदर वाले स्तर में पुनः वो जो रक्त की वो होती है, झिल्ली होती है, वो बनना स्टार्ट कर देता है। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि और अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलाव से प्रेरित होता है। यानी ये दोनों जगह पे जो चेंजिंग होता है, वो चेंजिंग किसके वजह से, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की वजह से, और इस अंडाशय के अंदर से निकलने वाले हार्मोन, इन दोनों के अंदर अंडाशय से जो हार्मोन निकला वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जबकि पीयूष ग्रंथि से जो निकला वो LH और FSH। इन दोनों के अंदर जो परिवर्तन होता है, इन दोनों के अंदर जो कमी और बढ़ोतरी होता है, उसी के कारण ये चीजें होता है, और उसके अंदर हम देख चुके हैं। पुटक प्रवस्था के दौरान GnRH जो हाइपोथैलेमस पे से निकलता था, GnRH पीयूष ग्रंथि पे कम करता था, और फिर पीयूष ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता था, तो धीरे धीरे क्या करने का काम करता है, बढ़ाता का काम करता है। कब, जब पुटकीय परिवर्तन होता है, उस समय का बात कर रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ता है, और यह स्राव पुटक परिवर्तन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन, यानी जो वृद्धि कर रहा था अंडाशय के अंदर, वो उसके द्वारा जो एस्ट्रोजन का स्राव को भी क्या करने का काम करता है, ये उद्दीपित करने का, निकालने का काम करता है। LH तथा FSH दोनों ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य वाले दिन, यानी वही 14वां या 15वां दिन में लगभग बताया जाता है कि अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेता है, और इसी मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र स्रावन जबकि अधिकतम स्तर पे होता है, तो इसे LH सर्ज के नाम से जानते हैं, और ये LH सर्ज की घटना है, यानी ओव्यूलेशन की घटनाएं को इंडिकेट करने का काम कर रहा है। यानी शरीर के अंदर जब LH सर्ज ज्यादा होगा, इसका मतलब उसके अंदर ओव्यूलेशन उस समय में हुआ होगा। यानी जब टेस्टिंग करता है ब्लड का टेस्टिंग, तो ब्लड के टेस्टिंग में डॉक्टर जब मेडिकल टेस्ट पे लिया जाता है किसी भी मादा के शरीर को, तो उसके अंदर ब्लड के LH सर्ज को देखने का काम करता है कि ये किस समय में बढ़ा होगा, यानी उस समय में इसके अंदर क्या हुआ होगा, ओव्यूलेशन का काम हुआ होगा। तो LH सर्ज जो होती है वो ओव्यूलेशन की घटना को इंडिकेट करने का काम करता है। पूछता ऑब्जेक्टिव में LH सर्ज जो होता है वो ओव्यूलेशन की घटना को निर्देशित करता है, और यह ग्राफीय पुटकों को फटने के लिए क्या करता है, प्रेरित, और ताकि उसके अंदर से अंडाणु क्या हो सके, रिलीज हो सके। और उस क्रिया को हम किसके नाम से जानते हैं, किसके नाम से, यह अंडोत्सर्ग किस हार्मोन की वजह से हो रहा है, और ये कितना दिन पे होता है, ये उस शरीर में क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, क्या हो जाता है, जिससे ग्राफीय पुटक जो होता है वो फटता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात
क्या बच जाता है वहां पे? कॉर्पस ल्यूटेनम, जिसको हम पीत प्रवस्था कहते हैं, वो कॉर्पस ल्यूटेनम बचता है, जिसके दौरान ग्राफीय पुटक का शेष बचा हुआ भाग पीत पिंड कॉर्पस ल्यूटेनम का क्या कर लेता है? रूप धारण कर लेता है। यह पीत पिंड भारी मात्रा में किसका? तो प्रोजेस्टेरोन का। किसका? प्रोजेस्टेरोन का क्या करता है? स्रावित करता है। और यही प्रोजेस्टेरोन के स्रावित करने से, यानी पीत पिंड अब किसका स्राव कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। और इस प्रोजेस्टेरोन के स्रावित होते हैं, जो कि गर्भाशय के अंत स्तर को क्या रखने के लिए बना, यानी उसके दीवार को मोटा बनाए रखने में क्या करती है? मदद, ताकि अगर उस समय में निषेचन होगा तो अंतरोपण होने में कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार गर्भाशय अंतःस्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण, इम्प्लांटेशन तथा गर्भता के अन्य घटनाओं के लिए यह हार्मोन क्या होती है? अति आवश्यक होती है। यानी गर्भ को धारण करने के दौरान मेंस्ट्रुअल चक्र की सभी घटनाएं क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि इस समय में रजोधर्म की क्रियाएं नहीं होती है। जब निषेचन के उपरांत गर्भ का निर्माण होता है, गर्भ बनना स्टार्ट होता है। जब निषेचन नहीं होता है तो पीठ पिंड का नुकसान होता है और यह अंतस्तर का धीरे धीरे क्या करने लगता है? विखंडन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल उस समय में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसके कारण फिर से रजोधर्म का एक नया चक्र क्या हो गया? शुरू होगा, यानी माहवारी पुनः स्टार्ट हो गया। और स्त्री में यह आवर्त चक्र कब तक? 50 वर्ष की आयु तक लगभग बंद हो जाता है। और इस स्थिति को हम किसके नाम से? मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का क्या है? सूचक है। यानी नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है तो इसका मतलब उस मादा के अंदर गर्भ धारण करने की क्षमता है, और अगर ये नहीं हो रहा तो उस मादा के अंदर गर्भ धारण करने की क्षमताएं